हेलो एवरीवन। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग मेंडल्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल अपने प्रयोगों के द्वारा जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे, बाद के वैज्ञानिक उन निष्कर्षों से 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें मेंडल्स के वंशागत के नियम के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से नियम हैं? पहला, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, पृथक्करण का नियम, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कंक्लूजन निकाले थे, उन कंक्लूजनों से बाद के वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनर्खोज आप जानते ही हैं। कार्ल कोरेंस, हिंगो डू व्रीज एवं एरिक वान शेरमार्क, ये वैज्ञानिक उन निष्कर्षों से 3 नियम बनाए और उन्हीं नियमों को मेंडल के आनुवंशिकता या मेंडल के वंशागति के नाम से जाना जाता है। उसमें से पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बारी बारी से हम एक एक नियम के बारे में समझते हैं। आइए सबसे पहले हम पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में समझते हैं। प्रभाविता के नियमानुसार जब किसी लक्षण के 2 विरोधी गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, किसी एक लक्षण के 2 विरोधी गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे
जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के बीच कराया जाता है। कैसे कराते हैं? एक लंबा पौधा है, दूसरा बौना पौधा है। लंबे पौधे के परागकणों को बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर तथा बौने पौधे के परागकणों को लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर ला करके छिड़क देते हैं। बीज लगते हैं, उन बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर जब हम बोते हैं तो जो पौधे उगते हैं वो पौधे हमारे F1 पीढ़ी के पौधे होते हैं। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वही लक्षण हमारा प्रभावी माना जाता है, और जो नहीं दिखाई देता है वह अप्रभावी होता है। यदि F1 पीढ़ी में पौधा बौना हो गया तो इसका मतलब बौनापन लंबेपन पर प्रभावी है। यदि F1 पीढ़ी में पौधा लंबा हो गया तो इसका मतलब लंबेपन का गुण बौनेपन पर प्रभावी है। यह देखा जा चुका है कि जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के पौधे लंबे होते हैं, अर्थात लंबेपन का गुण बौनेपन पर प्रभावी है। इसी तरीके से मेंडल ने अन्य लक्षणों के लिए भी एक क्रॉस कराया। जैसे पुष्प के रंग के लिए एक बैगनी पुष्प एक सफेद पुष्प के पौधे के बीच शुद्ध बैगनी और शुद्ध सफेद पौधों के बीच जब संकरण कराए तो पहली पीढ़ी में जो मटर के दाने प्राप्त हुए, जब उन्हें बोया गया तो F1 पीढ़ी की सभी संतानों में बैगनी रंग के पुष्प थे। वो मटर का पौधा चाहे बौने पौधे वाले बीज से विकसित हुआ हो चाहे लंबे पौधे वाले बीज से विकसित हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। F1 पीढ़ी में सभी बैगनी रंग के पुष्प खिले, इसका मतलब बैगनी रंग सफेद रंग पर प्रभावी है। इसी तरीके से यदि गोल आकृति वाले बीजों का संकरण झुर्रीदार आकृति वाले पौधों के साथ करा दिया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी बीज गोल होते हैं। इसका मतलब गोल आकृति झुर्रीदार आकृति पर प्रभावी है। एक मजे की बात है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप दिमाग में बैठा लें। अगर हम बीज से जुड़ा हुआ कोई लक्षण चुनते हैं, चाहे बीज की आकृति चाहे बीज का रंग, तो उसके लिए हमें अगली पीढ़ी का इंतजार नहीं करना होता है। उसका रिजल्ट हमें उसी पीढ़ी के अंत तक मिल जाता है। यदि हम गोल बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ करा देते हैं, एक हमने गोल बीज लिया उसको बोया उससे जो पौधा तैयार हुआ, दूसरा झुर्रीदार बीज लिया उसको बोया उससे जो पौधा तैयार हुआ, अब दोनों के बीच में हमने संकरण करा दिया, इनके परागकणों को इनके ऊपर तथा इनके परागकणों को इनके ऊपर ले जाकर के छिड़क देते हैं। अब जब मटर की फलियां लगती हैं उनमें जो दाने बनते हैं, परिपक्व होने के बाद हम उनके दानों का आकृति देखते हैं, उनके जो सीड्स थे वो किस आकृति के हैं, तो देखते हैं सभी सीड्स गोल थे, सभी बीज कैसे थे, गोल थे। अब हमें अगली पीढ़ी में बो करके नहीं देखना था, यह बीज से संबंधित जो भी हम कैरेक्टर चुनते हैं, चाहे बीज की आकृति चुने चाहे बीज का रंग लें, उसके परिणाम के लिए हमें अगली पीढ़ी का इंतजार नहीं करना होता है, उसका रिजल्ट हमें उसी पीढ़ी के अंत में मिल जाता है। तो जब गोल आकृति वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार के साथ कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो मटर के दाने प्राप्त हुए, वो मटर के दाने चाहे झुर्रीदार वाले पौधे पे लगे हों और चाहे गोल वाले पौधे पर लगे हों, सभी दानों की आकृति गोल थी। इसका मतलब गोल आकृति झुर्रीदार पर प्रभावी है। इसी तरीके से सातों लक्षणों पर आप कर सकते हैं। मेंडल साहब ने बारी बारी से करके देखा और तब जाकर के उन्होंने
बताया कि कौन लक्षण प्रभावी है, कौन अप्रभावी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो 7 लक्षण थे, उन 7 में हमने बताया था कि कौन प्रभावी लक्षण है और कौन अप्रभावी है। तो ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को इसी आधार पर उन्होंने बताया था। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर यह रिजल्ट इन्हें प्राप्त हुआ था कि कौन प्रभावी है तथा कौन अप्रभावी है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्रॉस कैसे होता है। लंबेपन के लिए पहले बता चुके हैं कि किसी एक लक्षण का नियंत्रण 2 एलील के द्वारा होता है। लंबेपन शुद्ध लंबा पौधा है तो दोनों एलील कैपिटल टी रहेंगे। शुद्ध बौना पौधा है तो दोनों एलील स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेंगे। युग्मक बनते समय जब गैमेटोजेनेसिस होता है उस समय जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आप ये भी बताया जा चुका है कि एक एलील एक गुणसूत्र पर तथा दूसरा एलील दूसरे संगत क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अर्धसूत्री युग्मक जनन के समय जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोनों एलील पृथक पृथक युग्मकों में चले जाते हैं। इसलिए युग्मक बनते समय एक एलील यहाँ आ गया एक युग्मक में, दूसरा एलील दूसरे युग्मक में, और उसी प्रकार से बौने पौधे में युग्मक बनते समय एक एलील एक युग्मक में और दूसरा एलील दूसरे युग्मक में चला गया। निषेचन के दौरान इनके इस एलील के साथ मिलने की संभावना, यदि यह एलील इसके साथ मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यह एलील इसके साथ भी मिल सकता है, यह युग्मक आपका इस युग्मक से मिल सकता है, और जब यह इसके साथ मिलेगा ये तैयार होगा आपका जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। दूसरा युग्मक एक तरफ हम नर मान ले दूसरी तरफ मादा, दूसरी नर का यदि यह युग्मक मादा के इस युग्मक के साथ मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यदि यह युग्मक इससे मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी में कोई भी युग्मक किसी से भी मिले जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है वह कैपिटल टी स्मॉल टी का होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है। लंबेपन का एलील बौनेपन पर प्रभावी है, इसलिए F1 पीढ़ी की सभी संतानें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। ये आपका रहा प्रभाविता का नियम। अब आइए हम लोग देखते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम यह भी प्रभाविता के नियम की भांति मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर है। प्रभाविता का नियम भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित है। दूसरा नियम क्या कहता है, जब लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं, लेकिन जब हम उनमें स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में जो दोनों विरोधी गुण थे वो एक निश्चित अनुपात में पुनः पृथक हो जाते हैं। इन विरोधी गुणों का F2 पीढ़ी में पुनः पृथक हो जाना, अलग हो जाने के कारण ही इन्हें पृथक्करण का नियम, चूंकि F1 पीढ़ी में दोनों विरोधी गुणों के एलील एक साथ रहते हैं फिर भी दोनों मिलते नहीं हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, उनकी शुद्धता बनी रहती है, इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए और जब इनमें स्वपरागण होता है
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी युग्मक यहां बनेगा आपका स्मॉल टी, इस युग्मक ये आपके युग्मक हो गए। अब इसमें जब क्रॉस होगा इस युग्मक, यह युग्मक हमारा इससे मिल सकता है, यह युग्मक आपका इससे मिल सकता है, यह युग्मक इससे मिल सकता है, यह युग्मक आपका इससे मिल सकता है। ये आपका हो गया F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में हम क्या देख रहे हैं? F2 पीढ़ी में जो 4 पौधे हमें प्राप्त हुए हैं, एक का जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले पौधों की संख्या 2 है और स्मॉल टी जीनोटाइप वाले पौधों की संख्या 1 है। यह पौधा शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा हमारा संकर लंबा होगा, इसकी भी लंबाई शुद्ध लंबे पौधे के बराबर ही होती है। बाहर से देख करके हम नहीं जान सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, लेकिन संकर लंबे पौधे की जीनोटाइप क्या है? एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, और जो बौना पौधा है ये देखिए गलत बन गया है, स्मॉल टी, यहां भी स्मॉल टी। बौने पौधे की संख्या कितनी है? 1 है। तो 4 F2 पीढ़ी में अगर 4 बीज प्राप्त हुए और उनको बोया गया तो देखते हैं कि 3 पौधे लंबे होते हैं, और एक पौधा क्या होता है? बौना होता है। तो जो रेशियो हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो, वो क्या होगा? और जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी वाले कितने हैं? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी है? 2। स्मॉल टी की संख्या कितनी है? 1। तो इस प्रकार जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना, और जीनोटाइपिक रेशियो हम देखेंगे तो 1:2:1। इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं? कि F1 पीढ़ी में लंबेपन एवं बौनेपन दोनों के एलील एक साथ रहते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में जाने पर ये एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। एक निश्चित अनुपात 3:1, 3 पौधा लंबा होता है और 1 पौधा बौना होता है। अगर हमें 200 बीज मिल जाए तो 200 में क्या होगा? 150 पौधे लंबे होंगे और 50 पौधे कैसे होंगे? बौने होंगे। मैं समझता हूं कि आप इन दोनों नियमों को समझ चुके होंगे। अब हम आपको तीसरा जो नियम है उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।